हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पर हम सीखेंगे सीटेट का जो सेकंड पेपर हुआ था और किस दिन हुआ था 1 जनवरी 2022। इसके सारे मैथ के क्वेश्चन करेंगे फटाक से। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 3 नंबर है, इन तीनों नंबर का जो भी एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा उन दोनों का जोड़ बताना है, उन दोनों का क्या बताना है, सम बताना है। देखिए सबसे पहली बात, 3 नंबर है, तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है, हम इनके फैक्टर तोड़ लेते हैं। पहला नंबर लिखते हैं यहां पर 108। क्या 108 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 और 4 54, फिर 2 से करूंगा फिर कितना आएगा 27, 27 को 3 से करूंगा तो 9, 9 को 3 से। क्या इसे तोड़कर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्यूब? लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा नंबर है हमारा 135। 135 को भाग किया 3 से, 3 से किया मैंने भाग, तो यहां पर मेरे पास बचा 4 और 5 45, 45 आ गया। 45 को फिर 3 से किया, मेरे पास आ गया 15, 15 को फिर 3 से किया, आ गया 5, मेरे पास ये बना। तो यहां पर बन के आया मेरे पास 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर क्या है, 198। इसको करते हैं। देखिए इसको अगर 2 से करूंगा तो 18 जाएगा 9 पर, फिर 18 जाएगा 9 पर, 99। 99 को जब मैं 3 से करूंगा तो आएगा 33, 33 को फिर 3 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 11। क्या इसे तोड़कर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। अब देखिए मैंने कुछ नहीं करा, तीनों नंबर को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, उसके फैक्टर में तोड़ दिया कि कैसे कैसे कौन से नंबर से वो विभाजित होते हैं। तो इनको आराम से लिखते हैं दोबारा से। 108 को क्या मैं 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 3, ऐसे ही 135 को क्या मैं 3 का क्यूब 5 की पावर 1, ऐसे ही 198 को क्या मैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 11 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं बहुत आसान से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ का पूरा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो तीनों नंबर हैं उनके जो मैंने फैक्टर तोड़े हैं उन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां 2 नहीं है तो 2 के बारे में बात ही नहीं करेंगे। यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 2 है। इसने क्या कर दिया, इसने बोला मैं 3 की 3 पावर लाऊंगा, दूसरा बोला 3 की 3 लाऊंगा, लेकिन ये बोला मेरे पास 3 की पावर 2 है। तो कॉमन क्या आया यहां से, तो अगर मैं एचसीएफ लिखूं तीनों नंबर का कॉमन कितना आया, 3 का स्क्वायर। आगे 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 5 को नहीं लेंगे। 11 ऊपर के 2 नंबर में नहीं है, नहीं लेंगे। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। मेरा एचसीएफ आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 9। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन से देखो सारे फैक्टर उठा लेने हैं कॉमन को, ठीक है, कॉमन को मिलाकर। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर उठानी है, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 भी नहीं है, यहां 2 की पावर, तो एलसीएम के लिए जितना बचा हुआ सब माल है सब उठा लेना है। तो यहां आ गया 2 का स्क्वायर। अब 3 की बात करते हैं, 3 की 3 मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम पावर है उसको उठा लो, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, बाकियों में नहीं है लेकिन यहां पर आ जाएगी क्योंकि सब उठाना है, इसी 11 आ जाएगा। इसको हम गुणा करते हैं तो ये हो गया मेरा 4 इंटू में 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, मेरे पास आ गया 27, गुणा में 5 गुणा में 11, ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 11। जब इनको मैं गुणा करूंगा तो गुणा करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 5940, 5 इंटू 4 24 इंटू 27 इंटू 11, तो मेरे पास आ जाएगा 5940। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 5940। मुझसे पूछा है इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का योग कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आ गया 5949।
खट्टा है आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए एलसीएम करने के और भी तरीके हैं, मैं तीनों नंबर को फैक्टराइजेशन से भी कर सकता था, एचसीएफ करने के भी और तरीके हैं, मैं डिवीजन मेथड लगा सकता था, बट ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही मेथड में एलसीएम और एचसीएफ एक साथ दिख जाता है। बस दिमाग में एक चीज रखनी है, फैक्टर में तोड़ना है, जो भी एचसीएफ जो भी कॉमन चीज होगी सब में, वो मेरा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा, क्योंकि यहां पर कॉमन क्या था तीनों में, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कॉमन था। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस तीनों में जो भी नंबर आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर उठा लेनी है। जैसे 2 की बात करी तो 2 यहां 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 1 था, या 2 की पावर 1 भी नहीं था, तो मैंने मैक्सिमम 2 की पावर 2 उठा लिया। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 3 उठा लिया। यहाँ 5 1 भी नहीं है, यहाँ 5 1 भी, 5 की पावर 1 उठा लिया, 11 उठा लिया, इनकी गुणा कर दी तो आंसर आ गया मेरे पास 5940। क्लियर सबको? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं क्या है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, रूट के अंदर 450 338 उसको डिवाइड करना है 125 के रूट में 245। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए सबसे पहली बात एक चीज याद रखना, जहां पर ऐसा डिवाइड का साइन मिल जाए बिल्कुल बेसिक से, कहीं पर भी मेरे पास a बाय बी डिवाइड में c बाय डी ऐसा नंबर होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले नंबर को ऐसे ही रखूंगा, यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाने के साथ साथ इसको क्या कर दूंगा, उलट दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं, रूट 450 बटे में रूट 338, यहां क्या लगा दूं, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 245 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रूट में 125। अब देखिए जब भी स्क्वायर रूट होता है उससे बाहर तब निकलते हैं जब कोई चीज पेयर में बैठी हो। जैसे मेरे पास अगर पेयर में यहां पर 2 नंबर x इंटू एक्स है, ये पेयर में 2 नंबर बैठे हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर यहीं पर ही पेयर में 3 नंबर बैठे होते और मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो ये दोनों एक पेयर बनाकर बाहर आ जाएंगे और ये अंदर रह जाएगा। बहुत इजी है स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 450 को कैसे तोड़ के लिखूं। देखो एक ये है 9 से किया तो ये आया 50, 9 इंटू 50 450, तो 50 को भी तोड़ूं तो क्या मैं 50 को 25 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे देखते हैं 338 को अगर मैं भाग करूं, 2 से भाग करते हैं तो 2 गया 1 पर, उसके बाद मेरे पास क्या बचा 12 6 पर, फिर क्या बचा 18 9 पर, यहां छोड़ दिया हमने। यहां मल्टीप्लाई का साइन 245 देखते ही 5 से भाग करते हैं, यहां पर अगर मैंने 5 लिखा तो 20 आया मेरा 4 पर, बचा कितना 20 आया मेरा 4 पर, 45 ये आया मेरा 9 पर। ऐसे ही नीचे 125 को क्या मैं तोड़कर 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए जो ये 9 है ये क्या है, स्क्वायर रूट किसका है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, क्योंकि 9 को तोड़कर 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो यहां से जब मैं बाहर निकालूंगा एक 3 बाहर आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आएगा, रूट में क्या रह जाएगा 2। ऐसे ही नीचे 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। भाई स्क्वायर याद रखने हैं, 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखने हैं, तो 13 बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट 2, गुणा में 49 किसका रूट होता है 7 का, किसका होता है 7 का, तो यहां पर क्या आ गया 7 बार, अंदर रह गया रूट 5। और अभी बताया था 3 अगर बैठे हो, इसे मैं 25 इंटू 5 भी लिख सकता था या ऐसे तोड़कर भी लिख सकता था, तो 1 5 बाहर आ जाएगा और 1 5 अंदर रह जाएगा। देखो रूट 5 से रूट 5 गया, रूट 2 से रूट 2 गया, यहां आ गया 15/13 गुणा में 7/5, 5 से 15 को काटा 3 पर, ये हो गया 21/13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सी टेट में, ठीक है, बस क्या है हमें कंसेप्ट लगाना है, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आया
ए की वैल्यू 5/11 है, बी की वैल्यू 3/7 है, पूछा है ए प्लस बी की पावर -1 इंटू में ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे ही क्वेश्चन आया मैं इसकी वैल्यू यहां पर नहीं पुट करूंगा, पहले दिमाग से खेलते हैं। कहीं पर भी पहले एक चीज याद रखना, किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है वो 1/x है। इस कंसेप्ट को याद रखना, किसी की भी पावर नेगेटिव है तो नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहां क्या लिखा है, a प्लस बी की पावर -1, क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी की पावर -1 गुणा में अंदर क्या है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। अब देखो इसकी पावर -1 है, इसे क्या मैं 1 में a प्लस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी सीखा हमने। ऐसे ही a की पावर यहाँ गुणा लगाते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ a की पावर -1 को क्या 1/a लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या 1/b लिख सकते हैं। हमने अभी तक वैल्यूज को यूज नहीं करा, जो मुझे संख्याएं गिवन थी उनको अभी तक नहीं उठाया, अभी हम इसे ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो a प्लस बी गुणा में, यहां पर अगर मैं नीचे ए बी का एलसीएम लूं तो ऊपर क्या a प्लस बी बन जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, सीधा आ गया 1/ab। अब संख्या डालेंगे क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, आसान हो गया। जब आसान हो गया तो a इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है 5/11, बी की वैल्यू कितनी है 3/7, तो a गुणा b करूंगा तो देखो 5/11 गुणा में 3/7, तो ये हो गया 15, ये हो गया 77, 15/77, 15/77। तो ये किसकी वैल्यू आई, ए बी की, किसकी वैल्यू आई, ए इंटू बी की। लेकिन मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर 15/77 नहीं है, मेरा आंसर क्या है, उसका भी उल्टा। देखो यहां पर 1 में क्या आएगा 15/77, और ये 77 ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 77/15, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी में ए को टिक मत कर देना गलती से, ठीक है। मुझसे पूछा ए बी नहीं था, मुझसे क्या पूछा था 1/ab। अगर हम स्टार्टिंग में ही यहाँ वैल्यू डाल देते तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। तो हमने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करा, क्या लगाई प्रॉपर्टी, बस इतनी सी प्रॉपर्टी लगाई। क्लियर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज, जो नीचे 4 चीजें लिखी हैं इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है अबाउट नेचुरल नंबर। अबाउट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब देखिए नेचुरल नंबर के बारे में सीखते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, जिसमें ना जीरो आता है, ना जिसमें नेगेटिव नंबर आता है, ना फ्रैक्शन आती है, ना डेसिमल आते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। सबसे पहली बात, पहली लाइन बोलता है एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, हर प्राइम नंबर ऑड नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने से भाग हो, अपने से डिवाइड हो। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो या तो वो खुद नंबर होगा या 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 7, 7 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या मैं तोड़कर 7 इंटू 1 बस यही लिख सकता हूं। इसके 2 फैक्टर आ गए, एक 7 खुद आ गया और एक 1 आ गया। तो सिंपल सा। अब कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद नंबर और एक मतलब प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ किससे भाग होता है, अपने से या 1 से। अच्छा प्राइम नंबर कह रहा है सारे प्राइम नंबर क्या ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं मेरे 1 3 5 7 9। तो देखते हैं पहला प्राइम नंबर क्या है। देखो ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया प्राइम नंबर चालू कहां से होते हैं। याद रखिएगा पहला प्राइम नंबर 2 है, पहला प्राइम नंबर क्या है 2 है। तो ये लाइन तो गलत हो गई, 2 ऑड नहीं है, 2 तो क्या है मेरा इवन नंबर है। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, गलत। एवरी प्राइम नंबर इज नॉट ऑड नंबर। सारे देखो ये अकेला 2 जो है अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसके बाद जितने प्राइम नंबर आएंगे, 2 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 5,
5 के बाद कौन आएगा 7, 7 के बाद कौन आएगा 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, 9 के अगर मैं फैक्टर तोड़ूं तो 3 इंटू 3, एक 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता। 9 के बाद कौन है 11, तो मेरा क्या हो गया 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे चलते रहते हैं मेरे, ये क्या है मेरे प्राइम नंबर। तो पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई, गलत हो गई। सेकंड पे चलते हैं, कहता है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर लिखा है यहां वर्ड लिखा है कंपोजिट नंबर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर में जैसे कि मैंने लिख दिया 4, 4 के फैक्टर कौन कौन है, एक 4 खुद है, एक 1 है और एक 2 भी तो है, 2 इंटू 2 लिखूंगा 4 बनेगा। ऐसी 10 लिख दिया, 10 के अगर मैं फैक्टर लिखने लगा, 10 का एक फैक्टर तो एक तो सबका ही फैक्टर होता है, और नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है। इसके अलावा 10 का फैक्टर 5 भी है, 10 का फैक्टर 2 भी है। फैक्टर का वर्ड मतलब समझ में आना चाहिए, फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो उसको क्या करे, डिवाइड करे। तो कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो कह रहा है सारे इवन नंबर जितने भी हैं सब क्या कंपोजिट नंबर हैं। 4 की बात करें तो उसमें उसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, 6 की बात करें उसके भी ज्यादा है, 6 के फैक्टर करूंगा 1 खुद है, 6 खुद है, उसके अलावा 3 भी है उसका फैक्टर, 2 भी है उसका फैक्टर, 2 से ज्यादा हो गए 8। ध्यान से, सबसे पहला इवन मतलब स्टार्टिंग करेंगे तो इवन नंबर वैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर में क्या 2 भी तो आता है मेरा, 2 जो है मेरा, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर भी है, ये फर्स्ट प्राइम नंबर भी है और ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। 2 क्या है, अब क्या रहा है सारे इवन नंबर में 2 आता है, तो 2 क्या कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं, 2 तो हमारा क्या है प्राइम नंबर। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, गलत हो गई। अगला, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ध्यान से, जब भी मैं किसी भी ऑड नंबर को एक ऑड नंबर में जोड़ता हूं तो हमेशा एक इवन नंबर बनता है, ये हमने सीखा है। इसी कंडीशन पर ये क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, हमने अभी सीखा सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, कह रहा है 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। नहीं, एक केस फिर फंस गया, कौन सा, 2 के चक्कर में, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में 2 भी तो आता है। अगर मैं पहला प्राइम नंबर 2 ले लूं और दूसरा प्राइम नंबर 3 ले लूं तो देखो 2 प्लस 3 क्या बनेगा 5, 5 क्या है मेरा ऑड नंबर। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन भी क्या हो गई मेरी, गलत हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। क्वोशिएंट क्या होता है, जब भी किसी नंबर को किसी और से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो बचता है मेरे पास वो होता है क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट सॉरी क्या होता है क्वोशिएंट। जैसे देखो इधर यहां पर मैंने एक नंबर लिखा, कह रहा है इफ एन इवन नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 इवन नंबर है, इट डिवाइडेड बाय 2, इसको जब भी 2 से भाग करूंगा तो ये 10 गया कितने पर, 5 पर, जो यहां पर बचता है डिवाइड में, जो यहां पर बचता है इसी को क्या बोलते हैं क्वोशिएंट। कह रहा है क्वोशिएंट हमेशा क्या ऑड आएगा, देखो इससे किया तो क्या आया ऑड आया। क्या ऐसा हो हर इवन नंबर में ऐसा होगा कि ऑड आएगा, ध्यान से सुनिए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये था 10, ऑड नंबर आया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वहीं मैं 2 को भाग करता हूं किससे, एक नंबर ले लेते हैं हम 12, 12 भी इवन है, 12 से करते ही कितने पर गया 6 पर, तो 6 तो मेरा ऑड नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई गलत। तो चारों कंडीशन क्या थी मेरी, गलत थी। आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल 4 कंडीशंस आर फॉल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही कथन को पहचाने। जो भी कथन ये दिए हैं, 4 चीजें लिखी हैं, इनमें से कौन सी चीज सही है। चलो पहले पे चलते हैं, फॉर एनी 2 इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं होते,
वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कह रहा है फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a इंटू बी, ये क्या है, a इंटू बी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या दो इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट क्या हमेशा नेगेटिव होगा? अगर दो इंटीजर लिए मैंने a और b, ध्यान से देखिए, a को ले लिया मैंने 5, b को ले लिया मैंने 6, तो कह रहा है 5 इंटू में माइनस ऑफ 6, आंसर आएगा -30। यही पूछ रहा है क्या इनका ये हमेशा नेगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए यहां भी धोखा मत खाना, अगर मैं यहां पर a को 5 ले लेता और b को मैं यहां पर -6 ले लेता, -6 भी मेरा इंटीजर है। देखो इंटीजर पहले समझो क्या है, 0 भी इंटीजर है, आगे के जितने नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, मेरे इंटीजर है। वही नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यहां पर -1 -2 -3 ये भी मेरे इंटीजर्स है, ये भी मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब ये मेरे इंटीजर्स है तो अगर मैंने a को 5 और b को -6 लिया तो देखो 5 इंटू में माइनस ऑफ -6, और जब माइनस माइनस होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। 5 इंटू 6 क्या आ गया, 30, पॉजिटिव आ गया। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, गलत हो गई मेरी। नेक्स्ट डिफरेंस होगा यहाँ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव। दो मेरे इंटीजर्स हैं नेगेटिव, उनका जो डिफरेंस है क्या वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता? देखते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर उठाते हैं, a उठाया मैंने -2, b उठाया मैंने -4। अब देखो -2 माइनस ऑफ -4, यही तो बोल रहा है, दो इंटीजर को जब घटाया जाएगा एक दूसरे में से क्या वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हमारे इसी में ही दिख गए। देखो -2 ये माइनस खुलेगा +4, तो +4 और -2, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, होगा क्या, सब्ट्रैक्शन, आंसर आएगा 2। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, तो हमारी यहीं पर ही कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, सेकंड भी। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विद अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव अ इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। इसको चेक करते हैं, कहता है जब एक नेगेटिव इंटीजर की दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ क्या करी जाए, गुणा की जाए, प्रोडक्ट की जाए, तो जो हमारे पास इंटीजर आया वो क्या छोटा होगा बाकी दोनों से? जरूरी नहीं है, देखो नहीं होता। देखो a की वैल्यू क्या है, -4, b की वैल्यू ले लेते हैं -5, इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करी a इंटू बी, तो -4 गुणा में -5, मेरे पास आंसर आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, 4 इंटू 5 20 आ गया। तो कह रहा है जो मेरे पास इंटीजर आया वो स्मॉलर है बाकी दोनों से, नहीं होगा भाई, -4 और -5 छोटे हैं 20 से, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन नेगेटिव इंटीजर विद अ पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। बिल्कुल सही बात। देखो इस चीज को समझते हैं, थोड़ा यहां पर क्लियर करते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है जब मैं गुणा करता हूं एक नेगेटिव इंटीजर की एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, -4 की गुणा करी मैंने 5 के साथ, विल बी इंटीजर लेस देन 0, जो इंटीजर बन के आएगा वो क्या हमेशा 0 से कम होगा? बिल्कुल होगा। देखो जब भी एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव नंबर से होगी तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर बन के आएगा। जब भी एक नेगेटिव नंबर की गुणा एक पॉजिटिव नंबर से होगी हमेशा क्या बन के आएगा, एक नेगेटिव नंबर। और जो भी जितने भी, अगर हम नंबर लाइन देखें यहाँ पर 0 ने दीवार बना रखी है, 0 के इधर क्या है, 1 2 3, ये क्या है, सारे पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट साइड में कौन है, -1 -2 -3, ऐसे ही चलते हैं मेरे। तो जितने भी नेगेटिव, अब जब मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर से गुणा करने पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो वो इस साइड आएगा, और इस साइड जितने भी नंबर हैं वो हमेशा 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज बोला है, क्या लेस देन 0 होगा, हमेशा 0 से कम होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है मेरी रोम्बस की, सम चतुर्भुज की। किसकी बात हो रही है, सम चतुर्भुज की। इसके बारे में सीखते हैं। रोम्बस कह रहा है एक रोम्बस है जिसका एरिया दे रखा है मुझे 5880,
उसका एक डायगोनल दे रखा है मुझे 70, उसका एक डायगोनल दे रखा है 70, पूछा गया है उसकी साइड क्या होगी। सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज बनाते हैं, एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस कैसा होगा, ऐसे दिखेगा मेरा, देखिए रोम्बस को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ध्यान से सुनिएगा, रोम्बस कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। जब एक स्क्वायर फिगर को, स्क्वायर फिगर जिसकी चारों साइड बराबर होती है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, उसको क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। और रोम्बस बना है किससे बना है, स्क्वायर से, तो इसकी भी चारों साइड क्या होंगी, बराबर। इसकी ये अगर साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और क्या खासियत होती है इसमें, इसमें एक और खासियत होती है, जब एक रोम्बस बनता है तो इसके जो डायगोनल होते हैं, मतलब आमने सामने वाली साइड को टच करने वाली लाइन, ये जहां कटती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और देखो जहां पर ये कट रही है इसको नाम दे देते हैं ओ, तो यहां पर ये क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। साथ साथ AO इक्वल टू OC क्या करती है, बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब जब दोनों डायगोनल कटते हैं तो वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब AO की और CO की लंबाई बराबर होगी, DO और OB भी क्या होगा, बराबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इसका एरिया। अच्छा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी, याद रखिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब AC इंटू DB अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे एक डायगोनल तो भाई बता रखा है कितना है, 70 है, मैंने मान लिया एक डायगोनल DB है, तो मुझे DB की लेंथ कितनी दे रखी है, 70 मीटर। एरिया कितना दे रखा है मुझे, 5880। तो इस फॉर्मूले में लगाएं, एरिया की जगह अगर मैं 5880 लिख दूं, 1/2 गुणा में डायगोनल, एक डायगोनल 70 पता है मुझे, दूसरा डायगोनल, क्या यहाँ से दूसरा डायगोनल आ जाएगा, मुझसे डायगोनल नहीं पूछा दूसरा, मुझसे क्वेश्चन में साइड पूछी है, लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये गया 2 से 35 पर, और ये 35 जब इधर आया तो 5880 बटे में 35 इक्वल टू क्या आ गया, D2। अब देखो इसको 7 से काटे 5 पर, 7 से 56 गया 8 पर, कितना बचा 28, 4 0, 5 से इसे काटा 1 3 4, कितने पर गया मेरा, 5 से ये 1 पर 34, 30 आया 6 पर 40, 168। तो डायगोनल 2 की लेंथ आ गई 168 मीटर। डायगोनल 2 मिल गया मुझे, डायगोनल 1 पता है, लेकिन मुझसे तो ये पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में पूछा है साइड बताइए, जो इसकी क्या है, भुजा है, इसका क्या बताइए, कितना माप होगा, कितनी लेंथ होगी। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये अगर पूरी मेरी 168 है तो इसका आधा, हमने अभी सीखा था ये क्या है, बीच में बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये 168 है तो 168 का आधा कितना होगा, 2 से भाग करूंगा 8 4, तो इतनी लेंथ क्या मेरी 84 आ जाएगी। ये वाला डायगोनल DB अगर मेरा 70 है तो उसका आधा कितना होगा, 35, ये मेरा 35 आ जाएगा। अब ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में, COB, किस में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल COB में। अगर COB में बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये क्या बन रहा है मेरा, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें क्या लग सकती है, पाइथागोरस। इस ट्रायंगल में क्या मैं बोल सकता हूं, A का स्क्वायर बराबर होगा 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर, यहां तक देखिए मेरा क्या आ गया, रोम्बस में मैंने ये साइड निकाल ली, ये निकाल लेंगे ये लगाकर। अब क्या करना है मुझे, 84 का स्क्वायर करना है और 35 का। देखिए जब भी 5 लास्ट में होता है तो इसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से हो जाता है, 3 से अगली डिजिट क्या है 4, 3 इंटू 4 12, 12 लिख दो और यहाँ 25 लिख दो। अब किसका करना है, 84 का। 84 का स्क्वायर करने का देखो आसान तरीका, 84 बीच में दीवार डाली, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 इंटू 4 32, 32 का 2 गुना कितना हुआ 64, तो 64 को यहाँ पर जोड़ दो, तो ये आ गया 6 5
10 7056, यहाँ पर आ गया 7056। अब जब 7056 और इसे जोड़ूंगा मेरे पास कितना आ गया 7056, इसमें जोड़ दिया मैंने 1225, 11 एक यहाँ पे गया 7 8 2 8, कितना आ गया मेरे पास 8 2 8 1। अब 8 2 8 1 किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 8 2 8 1, तो ये किसका स्क्वायर होता है 91 का, तो साइड कितनी आ गई मेरे पास 91। देखिए क्वेश्चन कैसे भी चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में वो यहां तक आगे ना जाकर वो सिंपल सा डायगोनल की लेंथ भी पूछ सकता था, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आती 168, बट इसने डायगोनल के आगे भी चीज पूछी, क्या पूछी साइड बता दो, तो साइड हमने निकाल ली। क्या करना है डायगोनल निकालना है, दोनों डायगोनल का आधा कर कर पाइथागोरस लगा देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ठीक है मेरे पास, जिसकी साइड कितनी है x यूनिट है, ठीक है एक वर्ग है मेरे पास, इसको बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला बना लेते हैं। एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी साइड कितनी है x है, और स्क्वायर की खासियत होती है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा है, उसको भी ले लेते हैं। कहता है उसका बेस भी कितना है x है, उसका बेस भी कितना है x है, तो बताइए इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी होगी, और इसका एरिया इसके एरिया से क्या दिया है 2 गुना दिया है। बहुत आसान, देखिए इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहली बात एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो ये क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो नीचे का बेस है और ये क्या है मेरा हाइट है, ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा x इंटू एच, यही पता है मुझे। और दूसरी चीज बोल रखी है ये 2 गुना है इसके एरिया का, स्क्वायर क्या है 2 गुना है ट्रायंगल के एरिया का, तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 रख दो, और यहां पर ये उठा के रख दो हाफ इंटू एक्स इंटू एच, 2 से 2 गया, इस x से x गया, तो हाइट कितनी आ गई x के बराबर ही आ गई। हाइट किसके बराबर आ गई x यूनिट के बराबर। क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान था, एक वर्ग दिया था एक त्रिभुज दिया था, तो जो एक स्क्वायर दिया था स्क्वायर का एरिया उससे क्या था 2 गुना था, साइडें बता रखी थी स्क्वायर की, और जो ट्रायंगल था मेरा त्रिभुज था उसका बेस भी बता रखा था, उसकी क्या पूछी थी ऊंचाई पूछी थी, हाइट पूछी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेलन जैसी जो आकार होती है सिलेंडर, उसका क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया दे रखा है, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 0.35, तो बतानी है उसकी हाइट कितनी होगी। तो बहुत आसान है, क्या दे रखा है मुझे एक सिलेंडर दे रखा है, ऐसा ही बनता है मेरा एक सिलेंडर जिसकी अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर क्या होती है रेडियस, ये इसकी क्या होती है हाइट होती है, ऊंचाई होती है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है देखिए 2 पाई आर एच, ये इसका क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें 2 गोले जोड़ दिए, 2 गोलों का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 3.52, देखो यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ भी मीटर में यहाँ भी मीटर में, ठीक है हो सकता होता है यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर दिया होता, इस पे भी ध्यान रखना है, उसकी वजह से क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। उसके अलावा रेडियस ऑफ बेस दे रखी है, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, आर की वैल्यू 0.35 दे रखी है, आर दे रखा है मुझे 0.35, हाइट पूछी गई है बस इसमें रख देंगे, देखो 2 और पाई को इसने बोला है कितना लेना है 22/7, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 0.35 ब्रैकेट में हाइट निकालनी है, और ये कितनी है 0.35, और ये बराबर किसके है 3.52 के। देखिए कैलकुलेशन सारी एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे, जितनी भी चीज यहां ऊपर बैठी है ये मल्टीप्लाई में बैठी है उस साइड ले जाएंगे, जितनी चीज ऊपर बैठी है वो नीचे आ जाएगी और जितनी नीचे बैठी है वो ऊपर आ जाएगी, तो यहां पर सिर्फ इसे छोड़ते हैं किसे h प्लस 0.35 को, 3.52 यहां पहले से है, ये 7 ऊपर आ जाएगा, और बाकी क्या क्या बचा 2 बचा
22 बचा और मेरे पास 0.35 बचा। देखो इसमें इधर से कितने के बाद, 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दिया मैंने। 7 से 35 को काटा 5 पर, क्लियर। 11 से 22 को काटा 2 पर, 11 से इसे काटा मैंने 3 और 2, 32 पर। 2 से 32 को काटा 16 पर, 2 से 16 को काटा 8 पर। मेरे पास यहां आ गया 8/5, कितना आ गया 8/5। इधर क्या है मेरे पास, क्योंकि मैंने देख लिया ऑप्शन कितने हैं, सारे फ्रैक्शन में है, पॉइंट में नहीं है, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं। h प्लस ये हो गया 35/100, 35/100 उधर जाएगा तो हाइट हो गई मेरी 8/5 माइनस में 35/100। 100 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो 5 को 100 से भाग किया 20, 20 की गुणा 8 से करी 160 माइनस यहाँ क्या आ गया 35 आ गया। 160 में से 30 गए 130, उसमें से 5 और गए 125, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास, हाइट आ गई मेरे पास, देखिए ध्यान से, हाइट आ गई मेरे पास 125/100। 25 से ये 4 पर, 25 से ये 5 पर, तो हाइट आ गई 5/4। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमें बस फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। उसने कोई चीज घुमाई नहीं है, उसने सीधा सीधा क्वेश्चन दिया कि टोटल सरफेस एरिया इतना है, रेडियस इतनी है, तो ऊंचाई बता दो कितनी है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कहता है नंबर 12, 13, 14, 40, 41 आर रिटर्न ऑन डिफरेंट स्लिप्स। एक गेम खेल रही थी कोई, कौन, राधा, एक गेम खेल रही थी। क्या करती है वो, पर्चियों पे नंबर लिख लेती है 12 से लेकर 41 तक, ठीक है। 12 से लेकर 12, 13, 14, 15 ऐसे कर करके 40, 41, 41 तक नंबर लिख लेती है। पहले तो सबसे पहली बात दिमाग में आनी चाहिए, ये टोटल कितने नंबर हुए, टोटल नंबर कितने हैं। देखो जब भी मुझे टोटल नंबर निकालने हो, जो आखिरी पे बैठा है उसको पहले वाले में से माइनस कर दो। 41 माइनस 12 प्लस 1, देखो ये खेल है। अगर मैं 41 माइनस 12 करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर एक कम आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। जब भी मुझे कहीं पर नंबर निकालने हो कि टोटल नंबर कितने हैं, तो आखिरी वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो, एक कर दो, अगर सारे एक एक की दूरी पर है। तो ये क्या हुआ, देखो 1 और 41 मिलकर 42, 42 में से 12 गए तो मेरे पास आ गए 30। तो मुझे इतना पता चल गया कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 30 नंबर है। आगे क्या बोलता है, कहता है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, हर एक स्लिप पर एक नंबर है, ठीक है, लिखी जाती हैं इन पर्चियों पर, एक थैले में रख दिया गया। These slips are put into a bag, इन सारी स्लिप्स को एक बैग में डाल दिया गया। राधा टेक आउट 1 स्लिप, राधा ने उस बैग में से एक स्लिप निकाली बिना देखे। फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में नहीं देखा। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्लिप ड्रॉन बाय हर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, इसमें से जो पर्ची निकली वो प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं पूछी गई है मुझसे। और प्राइम नंबर की बात कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। प्राइम नंबर अभी हम सीख कर आए हैं, कौन से नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या एक। तो प्राइम नंबर चालू कहां से होते हैं, 2 से चालू होते हैं। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे। अब यहां देखना है मुझे, सबसे पहली बात देखो, प्राइम नंबर की बात कर रहा है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी सबको पता होनी चाहिए। फेवरेबल आउटकम जो हो सकता है अपॉन में क्या आते हैं, टोटल आउटकम, क्या आते हैं, टोटल आउटकम। ये अभी सीखेंगे कैसे लगानी है। पहले तो 12 से 41 तक ये देखना है कितने प्राइम नंबर है, मुझे चाहिए कितने प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन कितने प्राइम नंबर ज्यादा होंगे या नॉन प्राइम नंबर ज्यादा होंगे, नॉन प्राइम नंबर ज्यादा होंगे, इसलिए मैं क्या निकालूं, ये निकाल लेता हूं कितने प्राइम नंबर है उसको, और टोटल कितने हैं 30, 30 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा प्राइम नंबर 12 नहीं है, 12 के फैक्टर तो 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है। 13 पहला प्राइम नंबर निकाल रहे हैं हम, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। 13 के बाद सीधा कौन आएगा, 17, 17 के बाद 19,
21 भी नहीं होगा, वो 7 का फैक्टर है, फिर कौन आएगा 23। 23 के बाद 25 भी नहीं होगा, कौन आएगा 27 भी नहीं होगा, सीधा कौन आएगा 29। 29 के बाद 31। 33 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, सीधा कौन आएगा 37। 37 के बाद 39 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 3 का फैक्टर 13 का फैक्टर होता है, फिर कौन आएगा 41। और 41 तक ही नंबर है, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम नंबर कितने हुए मेरे, नॉन प्राइम नंबर हुए 30 माइनस 8, कितने हो गए 22 नंबर्स। और प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकाली जाती है। देखो प्रोबेबिलिटी कितने नॉन प्राइम नंबर हैं उसको ऊपर रख दो, टोटल कितने थे, यही बोला ना फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है और नीचे क्या होता है टोटल आउटकम। तो नीचे कितने आएंगे टोटल 30, 2 से काटा 15, 2 से काटा 11, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर सबको। तो देखिए अगर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता 8/30। इसको 2 से काटना तो 4/15, क्या होता 4/15। हमसे पूछी कौन सी गई थी 11/15, जो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अब देखिए क्वेश्चन आया ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड, क्या है स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है या एवरेज का क्वेश्चन मान सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज दिस। ये एवरेज का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड में नहीं जाते। किसका क्वेश्चन है ये, एवरेज का। बहुत आसान, कह रहा है मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 54। कुछ नंबर्स हैं उनका मीन कितना है 54 है, एवरेज कितनी है 54 है। मीन होता क्या है ये पता होना चाहिए। मीन होता है सारे नंबर्स का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब मेरे पास 1 से 5 तक नंबर है, तो उनका अगर कोई मीन पूछे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में 5, क्योंकि 5 नंबर है तो ये होती है मेरी एवरेज। तो क्या बोला गया, मुझे नंबर नहीं बताए गए, मीन ऑफ सम लिखा है कुछ, मुझे नंबर उनका कितना है मेरे पास 54 है, मतलब मुझे यहाँ मीन की वैल्यू कितनी है 54 है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमेशा अगर मीन की गुणा किससे कर दूं, टोटल नंबर से। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दूं तो क्या मेरे पास हमेशा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसकी जरूरत, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्या बोला है, मीन है मेरे पास 54, यहां पे रख देते हैं 54। टोटल नंबर पता नहीं मुझे कितने हैं, मैंने मान लिया n नंबर्स है, तो यहां पर सारे जितने भी नंबर हैं n नंबर्स, ठीक है n नंबर्स, उन सबका जोड़ कितना होगा, सम कितना आ जाएगा 54n आ जाएगा। आगे बोला गया इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, हर ऑब्जर्वेशन हर टर्म को 8 से बढ़ा दिया जाता है, ध्यान से 8 से बढ़ा दिया जाता है, एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2, जब बढ़ा दिया गया फिर उसको 2 से क्या कर दिया गया, भाग भी डिवाइड भी कर दिया गया। देखो यही चीज कह रहा है, यदि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक टर्म को 8 की वृद्धि करने के प्राप्त जो होता है उसको 2 से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो मेरे को बोला गया 8 से हर टर्म को बढ़ाया गया, तो कितनी टर्म हमने मानी थी n, तो 8 8 8, जैसे मैंने अभी 1 से 5 बताया था 1 2 3, मैं बोलता हर टर्म में 8 8 जोड़ दो, तो 1 + 8 2 + 8 3 + 8 4 + 8 5 + 8, कितनों में जुड़ी, पांचों में 8 जुड़ी। तो उसको जब 8 को कॉमन निकालूंगा तो उसे 5 × 8 लिख सकता हूं। ऐसी 8 को n में जोड़ा है, तो यहां पर क्या जोड़ा है 8n जोड़ दिया, तो 54n और 8n को जब जोड़ दूंगा तो क्या 62n हो जाएगा। और जो सम आया इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया गया। डिवाइड बाय 2 करने पर मेरे पास कितना आ गया 31n। तो अब की बार मेरा सम कितना हो गया 31n पूछा गया। अब जो बना उसका मीन कितना होगा, और मीन हम सीख चुके हैं, जो भी सम है उसको टोटल नंबर से, नंबर में चेंज नहीं आया, नंबर उतने ही रहे। जैसे हमने एक एग्जांपल 5 का लिया तो वो 5 ही नंबर रहे, नंबर में चेंज नहीं आया, नंबर के अंदर जो बैठे हैं उनमें वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। तो अब देखो क्या हुई 31n हो गया। अब इसका क्या निकालना है मीन, तो मीन होता है मेरा सम को
भाग कर दो टोटल से, तो सम है मेरा 31n, बटे में क्या हो जाएगा n, n से n गया, मेरे पास मीन आ गया नया 31। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो बहुत आसान। कह रहा है तीन मेरे पास अलग अलग क्या दिए हैं, इक्वेशन लिखी हुई है। कह रहा है इन तीनों का गुणा करो, क्या आएगा। देखो बहुत आसान है, क्या है मेरे पास 9x² प्लस 4y², इसकी गुणा किससे करनी है 3x प्लस 2y से, इसकी गुणा किससे करनी है 3x माइनस 2y से। मुझे एक चीज बताओ, एक रूल याद रखना है अलजेब्रा का बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, अगर कहीं भी a प्लस बी नंबर की गुणा a माइनस बी नंबर से होगी तो वो मिलकर क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस ये दिमाग में रखना है मुझे, ये मुझे क्या रखना है दिमाग में रखना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा क्या बनेगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। देखो अभी समझने के लिए एक एक चीज लिख रहे हैं, लेकिन जब पेपर में करेंगे तो इसको कैसे करेंगे खटाक सीधा, ठीक है। सीधा ये क्या हो जाएगा 9x² माइनस 4y²। ऐसे ही यहाँ क्या है 9x² प्लस 4y²। अब देखो फिर वही चीज बन गई, ये इसको अब a माने इसको b माने तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x² का स्क्वायर माइनस 4y² का स्क्वायर। दोनों बार क्या लगी यही प्रॉपर्टी लगी, तो अब ये क्या हो गया इसे खोला तो 81x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4। बस हो गया मेरा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर सबको। देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे, ये हमने पेपर ही तो उठाया 1 जनवरी का, जो हमारा सीटेट का सेकंड पेपर था, सेम पेपर उठाया है हमने, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और रोज हमारी क्लास रात को 9 से 12 बजे होती है, लाइव क्लास होती है, जिसमें हम सीटेट की तैयारी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से 45 दिन के लिए, जब तक आपके पेपर आएंगे तब तक सारी तैयारी करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी एक और क्वेश्चन आया, यहां भी यही ऐसा ही लिखा है, यहां भी यही चीज यूज होगी। इसी चीज को अगर उल्टा लिखूं तो a², अच्छा यहां पर a वर्ड नहीं यूज करते, यहां पर है, ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस y² को क्या मैं x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई लिख सकता हूं। अभी सीख कर आए पिछली स्लाइड पर, चलो इसे लिखते हैं। कहता है ये किसके बराबर होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ क्या लिखा है a² माइनस b², इसको तोड़कर क्या मैं a प्लस बी गुणा में a माइनस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस a इंटू ए प्लस बी एज इट इज लिख लिया। एक टर्म ये है प्लस एक टर्म ये है नीचे। अब देखिए नीचे क्या है a माइनस, नीचे वाले को पहले ऐसे ही लिखते हैं a माइनस बी, b इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करना है। अब देखो कॉमन निकालना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में जिसने कॉमन निकालना आ गया बस क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि बीच में क्या बैठा है प्लस, इन दोनों में से क्या a प्लस बी कॉमन आ रहा है। तो क्या अगर मैं a प्लस बी कॉमन निकाल लूं पहली टर्म में से तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा a माइनस बी। दूसरी टर्म में से a प्लस बी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस a बचेगा, खत्म। नीचे देखिए ध्यान से, नीचे वाली में ये एक टर्म है और एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a माइनस बी, इसको बाहर ले लिया, क्या बचा इसमें बचा a, इसमें बचा b, ये बनकर आ गया मेरे पास। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या हो गया मेरे पास a प्लस ए 2a माइनस बी, नीचे क्या हो गया मेरे पास a माइनस बी। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर 2a माइनस बी, a माइनस बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी देर का क्वेश्चन है, देखो अगर कंसेप्ट पता है मुझे, ये मुझे लिखने में आप लोगों को समझाने में लग रहा है, लेकिन जब मैं वहां पर खुद करूंगा, जब आप लोग वहां खुद करोगे क्वेश्चन, इसको इतनी देर थोड़ी लगेगी, 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ एक कंडीशन लिखी है y माइनस 1/2 और 1 माइनस ये लिखा है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, जैसे दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है जब भी माइनस बाहर होता है तो अंदर वाले के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं
अगर मैं यहाँ पर किसी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 7x माइनस 2y, ऐसे लिख दिया, अगर ये प्लस है बाहर तो ये खुलकर 7x माइनस 2y ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता बाहर तो अंदर वाले दोनों के साइन क्या होते, उलट जाते, बदल जाते, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 7 के साथ अभी प्लस है तो ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस 7x हो जाएगा और ये प्लस 2y हो जाएगा। बस ये याद रखना है। इस क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में वो ये चेक करना चाहता है आपको ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता, बस छोटा सा कंसेप्ट। यहां पर सबसे पहले एलसीएम लिया 2 का, लेते ही ये 2y माइनस, देखो इसको डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इसको ब्रैकेट लगाकर लिखो, कभी गलती नहीं होगी। ऐसे ही यहां पर 3 एलसीएम, 3 यहां आया माइनस, ब्रैकेट लगा के लिखो। ब्रैकेट लगाने से क्या फायदा होगा, देखो अब यहां जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा 2y माइनस, ये माइनस y हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1। साइन चेंज हुआ ना जैसे अभी सिखाया था, बिल्कुल यही ध्यान रखना है। अगर ये नहीं ध्यान रखा तो क्वेश्चन का आंसर ही अलग आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर 3, ये ऊपर 3 माइनस, ये खुला तो माइनस y प्लस 2। अब देखो 2y में से 1y गए तो y बचा प्लस 1 अपॉन में 2, इधर 3 प्लस 2 5 माइनस y अपॉन में 3, ये बनकर आ गया। इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब इक्वल टू के दोनों साइड क्या बैठी हो, इक्वेशन, इसकी इधर कर दो इसकी इधर, 3 की इधर करूंगा तो क्या ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 की इधर करूंगा तो क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5 माइनस वाई। अब देखो इसे जब खोलूंगा, खोलने के बाद ये हो जाएगा 3y, जो बाहर बैठा होता है दोनों से गुणा होता है, 3y प्लस 3 इक्वल टू इधर हो जाएगा 10 माइनस 2y। y वाली टर्म एक साइड, माइनस 2y इधर ले आऊं तो 3y प्लस 2y क्या 5y हो जाएगा, और 3 इधर ले जाऊं 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। 5y की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा क्या है 5y प्लस 7 बटे 2 क्या होगा, 5y की सीधा वैल्यू कितनी है 7, तो 5y की जगह क्या 7 लिख सकता हूं, तो ये इक्वेशन बन गई 7 प्लस 7 बटे में 2, ये हो गई 14 बटे 2, इससे काटा आंसर आ गया 7। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है मेरा माइनस का 6x²। अभी मैंने क्वेश्चन चेक करा तो जो पेपर में आया था उसमें क्या था, यहाँ माइनस का था। 6x क्या है, 6x² मेरा माइनस का बैठा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, उसके चक्कर में हमारा आंसर मिल नहीं रहा था। क्वेश्चन वही है, क्या है हमारा, इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से इसे घटाना है। तो मेरा हो गया 3x² माइनस 8x प्लस 11। इसमें किसको जोड़ देना है, माइनस 6x² को प्लस 12x को प्लस 17 को, और इसमें से क्या घटा देना है, x² माइनस x माइनस 19 को घटा देना है। तो देखो पहले इसे जब जोड़ेंगे तो 3x² और 6x² माइनस का है तो यहाँ आ गया माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 12x हो गया प्लस 4x, 11 प्लस 17 मेरा कितना हो गया 28। जब इसे खोलूंगा तो अभी सीखा था साइन क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x² प्लस x प्लस 19। अब देखो माइनस 3x² माइनस x², माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, साइन किसका आता है माइनस का, तो यहाँ गया माइनस 4x², 4x और एक x मिलकर कितना हो गया 5x, और 28 और 19, तो मेरा ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 और 9 7, और ये ऊपर हो गया 47। देखो ये ऑप्शन, ये आंसर आया मेरा, क्या आया माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 47, माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 47। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। देखो वो हो जाती है कई बार गलती की, माइनस लगा रह गया, पेपर में जो आया था उसमें क्या था माइनस लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, किसी खिलौने का मेरा विक्रय मूल्य कितना है 1020, और मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, दुकानदार जो है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% की उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। देखिए बहुत आसानी से जब भी लाभ का क्वेश्चन आ जाए या हानि का क्वेश्चन आ जाए तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है उसको लिख लेते हैं, कितना है 20%, इसको तोड़ते हैं तो 20/100, ये हो गया मेरा 1/5। बस इसे समझना है। देखिए इसमें जो नीचे बैठा है ये शो करता है कॉस्ट प्राइस को, किसको शो करता है मेरे क्रय मूल्य को, और जो ऊपर बैठा है वो किसको शो करता है, या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
प्रॉफिट को शो करता है या लॉस को शो करता है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। अब देखिए 5 जो है कॉस्ट प्राइस, मुझसे पूछा बोला गया सेलिंग प्राइस कितने का बेचा मैंने सामान, 1020 का, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो पूछा गया उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है। अब देखो ध्यान से, जो यहां पर सेलिंग प्राइस है, अच्छा यहां पर देखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है और मुझे लाभ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, तो मैंने वो चीज क्या 6 की बेची होगी। अगर मुझे हानि हो रही होती तो 5 - 1 कर देता, 4 लिखता सेलिंग प्राइस, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 + 1 6। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है 1020, ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 वैल्यू किसके बराबर, 1020 के। तो एक वैल्यू किसके बराबर, 1020 बटे में 6, 6 से काटूंगा 1, बचेगा 4 2 42 7 0 170, 170 1 यूनिट के बराबर। निकालनी कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 की क्या हो जाएगी, 170 गुणा में 5, 850, 850। मतलब वो खिलौना लेकर आया 850 रुपए का अपनी दुकान पे, उसने बेचा कितने का, 1020 का, तो उसे लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज और हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन से ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन डालनी है, देखो किसी भी फिगर में जब मैं एक ऐसी लाइन डालूंगा उसके इधर और इधर सेम जैसी दिखनी चाहिए, मतलब एक मिरर इमेज। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा हमारे लिए क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे हम यहाँ है वैसे ही हम वहां पे दिख रहे होते हैं, बस पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रायंगल लाइन ऑफ सिमेट्री कभी क्या करेगा, नहीं डल पाएगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल बिल्कुल डल जाएगी, बिल्कुल डल जाएगी। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, इसमें कहीं पे भी डाल दो, यहां से डाल दो, यहां से डाल दो, यहां से डाल दो, हमेशा इधर और इधर वाला सेम रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी डल सकती है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्यों नहीं डल सकती, उसमें दो साइड बराबर होती हैं, एक अलग होती है। अगर मैं यहां से डालूं तो अब बन गई ना मेरे पास, यहां पर आधा b/2 आ जाएगा, यहां पर इसमें भी डल। स्केलिन ट्रायंगल, बिल्कुल स्केलिन ट्रायंगल में नहीं डल सकती। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड अलग होती हैं, तीनों साइड अलग होती हैं। तो हमारा आंसर क्या है, सी, स्केलिन ट्रायंगल। हमारा आंसर क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोबारा से रोम्बस का क्वेश्चन, एक ABCD रोम्बस है, रोम्बस बनाते हैं जल्दी से। ये मेरा रोम्बस है, ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। बोला गया रोम्बस इन विच BAC मुझे कितना दिया गया है, 50 डिग्री। पूछा गया है बाकी एंगल निकालकर D एंगल का 3 गुने में से 2 गुना ऑफ DAC माइनस करना है। देखो बहुत इजी है। मुझे एक चीज बताओ, अभी सीखा रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, ठीक है, किसी भी उसमें क्या होती हैं, चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो 50, तो ये भी कितना हो गया, 50, और ये जो लाइन डलती है वो भी क्या करती है, बाइसेक्ट, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अच्छा ऐसे नहीं आ रहा तो देखो DC और AB अगर पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 50 तो ये भी क्या हो जाएगा, 50। ऐसे ही ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। ये हो गया 50 50 मिलकर 100, और ये हो गया मेरे पास 50 50 मिलकर 100, 100 और 100, और पूरे इसकी कितनी होती है, अगर मैं इस एंगल को x और इसको भी क्या मानूंगा x, तो मुझे पता है x + x + 100 + 100 इक्वल टू कितना होगा, 360। तो 2x, ये हो गया 200 इक्वल टू 360, ये हो गया 2x, इधर जाएगा ये 160, x की वैल्यू आ जाएगी 80, तो ये एंगल आ गया मेरा 80 डिग्री। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है 3 गुणा में D एंगल कितना निकाला, 80, माइनस 2 गुणा में DAC कितना निकाला था हमने, 50, 50 को माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 240, 240 में से 100 को माइनस करा, मेरे पास आंसर आ गया 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से। ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन सेम बेस। अब देखो क्या रहा है,
सेम बेस है, एक बेस ले लिया BC, इसके ऊपर दो ट्रायंगल बनाए गए, एक ABC और दूसरा बनाया गया DBC, इसको नाम A, इसको नाम D, सेम बेस है। आगे क्या दिया है, AC DB के बराबर है, AC जो है मेरा DB के बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। AB DC के बराबर है, AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो कॉन्ग्रुएंसी लिखी है यहाँ, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, लेकिन पैटर्न कौन सा होगा, मतलब मुझे फ्लो में जाना है। देखो सबसे पहली बात, यहां पे अगर ए बी जो है, साइड लिख लो सबसे पहले, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। या कौन रह गया, ए बी सी रह गया, या डी बी कौन रह गया, ए रह गया। ये क्या होंगे मेरे कॉन्ग्रुएंट, जो आंसर होगा हो गया क्वेश्चन। जोन सी जो साइड है उसका नाम लिख लिया, जो बचा हुआ था उसे। अब देखो चेक भी करते हैं, ए बी डी सी के बराबर है, ए बी क्या डी सी के, बिल्कुल है। बी सी जो है यहाँ डी सी, हमारे पास क्या है डी सी, यहाँ बी आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा डी सी बी, ये ट्रायंगल है ना हमारा जो रह गया था उस ट्रायंगल में। अब देखो बी सी क्या सी बी के बराबर है, बिल्कुल है, कॉमन है। दूसरी बात, ए सी और डी बी, ए सी का है मेरा, ए सी और डी बी इक्वल है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। कौन सा है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद डी सी बी, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस टू डी। अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी साइड सी को क्या किया गया, बीसी साइड को आगे तक बढ़ाया गया, कहां तक, डी तक बढ़ाया गया। इफ एंगल ए इज 40, अगर एंगल ए 40 है और एसी बीसी के बराबर है, एसी बीसी के बराबर है, तो बताना है एंगल के बारे में पूछा है। सबसे पहली बात देखो, ये एंगल इसके, ये साइड इसके बराबर है, तो साइड के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने सीखा है, अगर किसी ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 40। अच्छा, मुझसे ACD एंगल के बारे में भी बोला गया, ACD एंगल के बारे में पूछा गया। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो ये एंगल है ये इन अंदर वाले दोनों के, जो अंदर वाले दो इंटीरियर हैं उन दोनों के जोड़ के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 + 40 80 के बराबर। अब जैसे जैसे दिया है, क्या दिया है, 2 गुणा में ACD की वैल्यू कितनी आई है 80, प्लस 3 इंटू में B कितना है मेरा 40, इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस ये कितना हो जाएगा 120, 160 और 120 को जोड़ेंगे तो 280। ए ऑप्शन इज करेक्ट, मेरा ए ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आ गया। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक्स एंड वाई इज 80। वर्टिकल अपोजिट कौन से होते हैं, ये वाले एंगल होते हैं जो एक दूसरे को जब दो लाइनें काटती हैं तो पॉइंट पर जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका क्या दिया है मुझे, सम दिया है, बट ये इक्वल भी होते हैं, जो ये एंगल होता है वही ये एंगल होता है। तो कह रहा है सम ऑफ टू वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स एंड वाई, एक एंगल एक्स है एक वाई है, इनका जोड़ कितना है 80 है, मतलब मुझे x + y की वैल्यू 80 गिवन है, और मुझे पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, x y के इक्वल। तो यहाँ पर क्या मैं 2x = 80, x = y = क्या मैं 40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बोला है z इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या है मेरा कॉम्प्लीमेंट है, पूर्ण, ठीक है, पूरा क्या है मेरा, क्या है पूरा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी दो एंगल, अगर मुझे दो एंगल बोले गए हैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उनका जोड़ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो बोला गया है z और y कॉम्प्लीमेंट है, तो z + y की क्या दिया है 90 दिया है, z और y मुझे क्या दिया है 90 दिया है, 90 दिया। तो y हम निकाल चुके हैं 40, तो z + 40 = 90, z की वैल्यू आ गई 50, z आ गया 50। अब पूछा गया है 3x - y + z, तो 3 × x कितना है मेरा 40, माइनस y कितना है मेरा 40, प्लस z कितना है मेरा 50, तो ये हो जाएगा मेरा 3 × 40 120, माइनस 40 + 50, क्या मैं +10 लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है, 50 में से 40 गए 10, 100, ये इसमें जुड़ा तो आंसर आ गया 130 डिग्री। मेरे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का सम दिया था और हमें पता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। वहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। z और y के बीच में रिलेशन दिया था कि z और मेरा y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। एक होता है वर्ड सप्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। जब वर्ड आ जाए कॉम्प्लीमेंट मतलब उन दोनों कोणों का, उन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 90। अगर यहाँ सप्लीमेंट्री लिखा होता या सप्लीमेंट लिखा होता s, तो सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री। तब हम क्या करते हैं, y प्लस z को बराबर करके जोड़कर किसके बराबर रख देते, 180 के। चलिए यहां तक हमारा पेपर खत्म हुआ आज का, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट संडे दोबारा मिलेंगे हम नए पेपर के साथ जो हमारा मेंस में हुआ था। तो हमारी क्लासेस से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, रोज 9 से 12 कंटिन्यूअस, जब तक आपका पेपर नहीं आता सीटेट का तब तक क्लासेस चलेंगी कंटिन्यूअसली। तो थैंक यू।